नमस्कार। चलिए आज प्रोफेसर अरुण कुमार के विश्लेषण के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इस जरूरी मुद्दे की तह तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं। अब ये सवाल ये जितना हैरान करने वाला है उतना ही जरूरी भी है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी बहुत गहरी समस्या का इशारा है। और यही इशारा हमें सीधे भारत के उच्च शिक्षा के संकट की जड़ तक ले जाता है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम ही संकट में है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है उन साफ साफ इशारों से जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारी हायर एजुकेशन में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। और हाँ, वो पीएचडी वाला मामला अकेला नहीं है। जरा सोचिए, 2019 में रेलवे की सिर्फ 35,000 नौकरियों के लिए जानते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। और इनमें से कई तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। मतलब ये साफ दिखाता है कि हमारी डिग्रियों की वैल्यू कितनी गिर गई है और पढ़ी लिखी बेरोजगारी एक कितना बड़ा संकट बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ये जो विश्लेषण है वो बताता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ें आज की नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये संकट कोई नया नहीं है। ये तो लगभग 200 साल पुरानी विरासत है जो हमें मिली है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई 1835 में, जब मैकॉले ने तय किया कि शिक्षा का मकसद सिर्फ क्लर्क बनाना होगा, रिसर्च करना नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वही सोच, वही मानसिकता आज भी हमारे सिस्टम पर हावी है। प्रोफेसर कुमार का कहना है कि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था जो इनोवेटर्स यानी कुछ नया करने वालों से ज्यादा प्रशासकों को महत्व दे। और इसी ने एक ऐसा कल्चर बना दिया जहां हमारे सबसे होशियार स्टूडेंट्स रिसर्च में नहीं बल्कि सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम सोचने वालों को नहीं बल्कि सिर्फ आदेश लागू करने वालों को इनाम देता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि हम बाहरी विदेशी विचारों पर निर्भर हो गए और अपने समाज से जुड़ा हुआ ज्ञान बनाने में बहुत पीछे रह गए। हम बस पश्चिम से ज्ञान लेते हैं और उसे यहाँ रिसाइकल करते रहते हैं, बजाय इसके कि अपनी समस्याओं के लिए अपने खुद के समाधान खोजें। तो सवाल आता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, क्या वो इस बीमारी का सही इलाज है? खैर, विश्लेषण तो कुछ और ही कहानी कहता है। ऐसा लगता है मानो हम बीमारी का इलाज गलत दवा से करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन या कहें तो विरोधाभास है। एक तरफ तो हम अपनी सोच को डीकोलोनाइज करने की बात करते हैं, मतलब अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकलने की, और दूसरी तरफ हम उन्हीं पश्चिमी एकेडमिक मॉडल वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ आने का न्योता दे रहे हैं। और एक और बड़ा विरोधाभास देखिए, हम कहते हैं कि हमें क्वालिटी बढ़ानी है, लेकिन असली क्वालिटी तो अलग अलग विचारों और आज़ादी से आती है ना, सबको एक ही सिलेबस पढ़ाने से नहीं। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये असल में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को ही खत्म कर देता है। और नया ज्ञान पैदा करने के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। और इस पूरे बिगड़े हुए सिस्टम का नतीजा वो बिल्कुल साफ है। देखिए, नया ज्ञान बनाने में यानी रिसर्च में हमारा निवेश दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर हमारा खर्च चीन और अमेरिका से कितना कितना ज्यादा पीछे है। तो अगर मौजूदा दवा गलत है, तो फिर सही इलाज क्या है? इसके लिए सोच में एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो है सच्ची ऑटोनॉमी यानी असली आज़ादी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने शिक्षकों पर भरोसा करना, उन्हें कुछ नया सोचने की, एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी देना। क्योंकि देखिए, नए आइडियाज़ ऊपर से दिए गए ऑर्डर से पैदा नहीं होते, वो एक आज़ाद माहौल में ही पनपते हैं। और ये पावर वाइस चांसलर के ऑफिस में बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक टीचर तक पहुंचनी चाहिए। और इसी सोच के आधार पर एक वैकल्पिक पॉलिसी का ढांचा भी सामने रखा गया है। एक ऐसी पॉलिसी जिसे ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि जिसे जमीनी स्तर पर लोगों से पूछकर बनाया गया है। और इसे नाम दिया गया है पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी कुछ बहुत जरूरी सिद्धांतों पर बनी है, जैसे लोकतंत्र मतलब हर किसी की भागीदारी, समावेशन यानी शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो, और डीकमर्शलाइजेशन यानी शिक्षा को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक महान पेशा माना जाए।
इसका मकसद निजीकरण और सेंट्रलाइजेशन के ट्रेंड को पलटना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बदलाव को लाएगा कौन, क्योंकि एक बात तो साफ है, ये बदलाव वो सिस्टम तो नहीं ला सकता जो खुद इस पूरी समस्या के लिए जिम्मेदार है। इस विश्लेषण के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, बड़े सामाजिक आंदोलन, छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन। यही वो ताकतें हैं जो इस पुरानी सामंती सोच को तोड़ सकती हैं और सिस्टम को मजबूर कर सकती हैं कि वो क्लर्क नहीं बल्कि सोचने वालों को, विचारकों को अहमियत दें। मतलब साफ है, बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से, समाज के अंदर से आना होगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पे रुक जाते हैं कि अगर भारत को सच में आगे बढ़ना है तो बदलाव सिर्फ पॉलिसी में नहीं चाहिए, बल्कि पूरे समाज की सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। सवाल ये है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं?